हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 16वां वीडियो है। इस वीडियो में हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की चर्चा करने वाले हैं। इस अधिनियम के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन परिभाषाओं से संबंधित पूछे गए हैं। एक बार लोक सेवक की परिभाषा पूछा है 2 नंबर में, और एक बार भ्रष्टाचार निवारण जो कोर्ट होते हैं उनमें न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में प्रश्न पूछा गया है। हम इसके डिफरेंट एंगल्स को कवर करते हुए चलेंगे जहां से भविष्य में प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या है। संथानम समिति के अनुसार भ्रष्टाचार की एक परिभाषा दी गई है और एग्जाम में पूछे जाने पर हम इस समिति को कोट करते हुए यह परिभाषा लिख सकते हैं। संथानम समिति के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान, जिस भी ड्यूटी में उसको लगाया गया है, उस कार्य के निष्पादन के दौरान यदि वह ऐसा कृत्य करता है जो किसी स्वार्थ की दृष्टि से किया जाए अथवा जानबूझकर कार्य नहीं किया जाए, मतलब वो अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म न करे, इन सभी को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। पहली चीज़ है, यदि वह कोई काम स्वार्थ की दृष्टि से करता है, किसी भी केवल धन ही नहीं, कोई दूसरी चीज़ के लालच में ही करता है, या वह अपना काम ही नहीं करता, ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती हैं। तो इस परिभाषा में क्या क्या कीवर्ड है, यह किसी सरकारी कर्मचारी को इंगित करता है। दूसरी चीज़, वह अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान, ठीक है, ऑफ ड्यूटी रहेगा तब भ्रष्टाचार का कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह अपने कार्य निष्पादन के दौरान कोई ऐसा कृत्य करता है जो या तो स्वार्थ की दृष्टि से किया जाए या उसको जानबूझकर किया ही ना जाए, ये सब किसके अंतर्गत आता है? भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। यह संथानम समिति की परिभाषा है। इसके बाद में नेक्स्ट जहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, भ्रष्टाचार के कारण बताइए। भ्रष्टाचार के कारण हमको बहुत आम बोलचाल की भाषा में तो हम बहुत सारे कारण गिना सकते हैं, लेकिन परीक्षा में लिखने के हिसाब से शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ कारण देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे भी भ्रष्टाचार के कई सारे डायमेंशंस खोल सकते हैं, जैसे कि कुछ है भौतिकतावादी मानसिकता, कुछ है राजनीतिक कारण, कुछ है व्यवसाय संबंधी कारण, कुछ है प्रशासनिक जटिलताओं के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे डायमेंशंस खोल सकते हैं। एक हो सकता है सामाजिक कारण। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डायमेंशंस के कुछ पॉइंट्स आपको बताते चलता हूँ। भ्रष्टाचार के कारणों में सबसे पहले हमें समझ में आता है भौतिकतावादी मानसिकता, भौतिकतावादी दृष्टिकोण। मतलब यहाँ पे धन का महत्व बढ़ता गया है और मूल्यों में परिवर्तन होते गए हैं। मतलब मनुष्य में जो मूल्य थी, नैतिकता थी, ठीक है, कि अच्छा काम करना है, खराब काम नहीं करना है, या किसी को परेशान नहीं करना है, आपकी वजह से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा व्यवहार रखना है, ये मूल्य धीरे धीरे क्षीण होते गए हैं और हर व्यक्ति केवल धन को ही प्राथमिकता देने लगा है। तो पहला कारण है भौतिकतावादी मानसिकता या भौतिकतावादी दृष्टिकोण, जिसमें धन का महत्व बढ़ता गया है। दूसरा है, इसी भौतिकतावादी दृष्टिकोण में दिखावे और उपभोक्ता संस्कृति पनपने लगी है। मतलब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करना चाहता है, और वो भी भौतिकतावादी चीज़ों को। मतलब किसी व्यक्ति को मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सारी चीज़ों के लिए अर्थ की आवश्यकता होगी, मतलब धन की आवश्यकता होगी, और उस धन को कमाने के लिए, अतिरिक्त धन कमाने के लिए व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है। तो भौतिकतावादी दृष्टिकोण की वजह से ही उपभोक्तावादी संस्कृति है, और उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से फिर भ्रष्टाचार जन्म लेता है। अगला है राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीति में अपराधीकरण की वजह से। दूसरी चीज़, राजनीति जो है वो खर्चीली प्रक्रिया है। खर्चीली चुनाव प्रक्रिया होने की वजह से जो कैंडिडेट हैं वो आगामी चुनाव के लिए, आगामी चुनाव लड़ने के लिए खूब सारा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, और इस वजह से फिर ऊपर से नीचे तक एक करप्शन का प्रोसेस या करप्शन का पूरा सिस्टम डेवलप होता चला जाता है। अगला है व्यवसाय और राजनीति में संबंध। मतलब कोई व्यवसायी है, ठीक है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस ठीक से रन करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को या राजनीतिक व्यक्ति को खूब चंदा देते हैं और
जिसकी वजह से उन्हें अपने व्यवसाय में लाभ होता है। जैसे कि हो सकता है उसको लाइसेंस चाहिए रहा हो तो लाइसेंस लेने के लिए खूब पैसा खिला सकता है। इस वजह से वो जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है अपने उस खर्चे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं अपने सामान की गुणवत्ता में या सेवा की गुणवत्ता में कमी करेगा या चीज़ों को महंगा करेगा। और राजनीतिक व्यक्ति जो या राजनीतिक दल जो थे उनको अपना पैसा मिल गया, अब अगली बार वो चुनाव लड़ने के समय उस पैसे का यूज़ करेंगे और उस पैसे को कवर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने में अब पैसा खर्चा किया है, तो उस पैसे को वापस इकट्ठा करने के लिए वो जो आगामी अपने 5 वर्ष होंगे उस दौरान अलग अलग जगहों से भ्रष्टाचार करके फिर पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगला है कानूनों की कमी। भ्रष्टाचार निवारण जो कानून है वो या तो बहुत कमज़ोर है या किसी विशेष संदर्भ में कोई कानून है ही नहीं। ठीक, इस प्रकार कानूनों की कमी और उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन, उनको लागू करवा पाना, यह भी एक भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। इसके बाद में प्रशासनिक जटिलता। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का कंप्लेन किसके पास करे? यदि वह व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट हो और उसके ऊपर सीनियर्स को कंप्लेन करे तो वह सीनियर भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, उसको भी उस विभाग से उस भ्रष्टाचार का हिस्सा मिलता हो। तो अल्टीमेटली एक आम व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि वह भ्रष्टाचार का कंप्लेन कहाँ करे। और इस प्रकार ये जो पूरा एक सिस्टम डेवलप हो चुका होता है उससे आम व्यक्ति त्रस्त होकर के ऐसे कंप्लेन करने से बचते हैं। अगला है शिक्षा का अभाव। कई बार किसी प्रक्रिया के बारे में ही व्यक्ति को पता नहीं होता है और उस पता न होने के पीछे कारण क्या है कि व्यक्ति के पास इतनी शिक्षा नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि वह उस पूरी कानूनी प्रक्रिया को या फिर जो निर्देश हैं उन चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कठिन भाषा में या यूँ कहें कि कानून की भाषा में होती हैं। अगला है सामाजिक कुप्रथाएँ। सामाजिक कुप्रथाएँ जैसे कि दहेज की व्यवस्था। दहेज व्यवस्था एक ऐसी प्रथा है जिसमें ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, अपने विवाह के दौरान वह क्या करेगा, खूब दहेज की मांग करेगा और उन पैसों से हो सकता है वो खूब लेविश लाइफ एंजॉय कर रहा हो, एक अच्छा भौतिकतावादी जीवन व्यतीत कर रहा हो। अब क्योंकि उन व्यक्तियों को उस प्रकार का जीवन जीने की आदत हो गई है जैसा जिसको निर्वाह कर पाना उनके आर्थिक क्षमता से बाहर है, तो ये जो व्यक्ति हैं वो फिर से भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। और कुछ लोग, क्योंकि मान लीजिए किसी कर्मचारी की पुत्री है तो वो दहेज देने के लिए भी खूब पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। तो यह भी एक कुप्रथा है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार का जन्म होता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगला है जनता के बीच में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता। कई बार या ज़्यादातर मामलों में जो आम व्यक्ति है उनके दिमाग में धारणा होती है कि जो खूब धनाढ़ व्यक्ति हैं उनको समाज में खूब सम्मान मिलना चाहिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने वह धन कैसे और कहाँ से अर्जित किया है। तो कई बार हम व्यक्तियों को सिर्फ उनके भौतिक संसाधनों से ही सम्मान प्रदान करते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि हर व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहता है और सम्मान प्राप्त करने के लिए खुद को धनी दिखाना चाहता है। धनी दिखाने के लिए वह किसी भी प्रकार के कह सकते हैं कि उपाय को अपनाता है, जिसमें कि भ्रष्टाचार एक प्रमुख उपाय हो जाता है। इसके अलावा और बहुत से कारण हो सकते हैं। आप अपने विवेक के अनुसार जो आपको एग्जाम हॉल में समझ में आए, बस डिफरेंट डायमेंशन दे करके, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक डायमेंशन दे करके आप इसके बड़े मार्क्स के क्वेश्चन भी, जैसे कि 8 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन में बस आप सीधे पॉइंट नोट करते जाएंगे, तो इसमें आपके 30 शब्द या 60 शब्द समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। अगला है भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी समितियां बनी हैं, कौन कौन से संस्थान बनाए गए हैं और कौन कौन से कानून इस सरकारी प्रयास के रूप में बनाए गए हैं। समितियों के रूप में सबसे पहले 1947 में टेकचंद समिति का गठन किया गया। 1962 में के संथानम समिति का गठन किया गया। 1960 में ही पहला
प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था और इसी का एक सुधार कर इसमें संशोधन करते हुए 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी उनमें सुधार करते हुए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था 2005 में। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनको कि हम सरकारी प्रयास के रूप में उल्लेख कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से संस्थान हैं? तो सबसे पहले तो है एक ईडी, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये जो ईडी है इसको 1956 में गठित किया गया था। इसको हम क्या कहते हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय। अगला है सीबीआई। सीबीआई को गठित किया गया था 1963 में। अगला है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, 1964 में गठित किया गया था। और इसके बाद में 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट रखा गया था। ये वही समय है जब अन्ना हजारे जी ने लोकपाल और लोकायुक्त के लिए धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली में, जहाँ से केजरीवाल जी राजनीतिक पृष्ठभूमि में उभरे हैं और उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। ठीक है, तो ये जो लोकपाल और लोकायुक्त हैं 2013 में नियुक्त किए गए हैं। अगला है कानून। कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? कानून का मतलब है कि कौन से अधिनियम हैं जो कि संसद से पास किए गए हैं। तो 1947 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 में बनाया गया था। इसके बाद में इसी अधिनियम को संशोधित करते हुए 1988 में फिर से एक बार नया कानून बनाया गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लाया गया। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसके खिलाफ कोई व्यक्ति आवाज़ उठाए, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं विसिल ब्लोअर। और विसिल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लाया गया था, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ठीक है, तो ये कुछ कानून हैं जिनको किस तरीके से इन्फोर्स किया गया है या इनको लागू किया गया है, इस पे तो हम काफ़ी डिस्कशन कर सकते हैं, पर कम से कम एक प्रयास के रूप में, सरकारी प्रयास के रूप में कानून लाए गए हैं। तो इसे हम इस तरीके से कैटेगराइज करके लिख सकते हैं कि सरकारी प्रयास के रूप में कुछ समितियों का निर्माण किया गया, कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया और कुछ कानूनों को लागू किया गया है। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य भ्रष्टाचार का निवारण करना, इसके नाम से ही स्पष्ट है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। अगला है पारदर्शिता लेकर के आना। प्रशासन में जो वित्तीय लेन देन है या वित्तीय मैनेजमेंट है, उन सभी चीज़ों को पारदर्शी रूप से या ट्रांसपेरेंट मैनर में जनता के सामने उसको प्रदर्शित करना, ताकि जनता को ये समझ में आ सके कि किन चीज़ों के लिए कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है। तो पूरे प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। अगला है नियंत्रण। किस चीज़ पर नियंत्रण? जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं उनके आचरण पर नियंत्रण रखना, ताकि जो लोक सेवक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो सके और अगर हैं तो उन्हें उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जा सके। अगला है भ्रष्टाचार से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको त्वरित न्याय दिलाना। अगला है जन जागरूकता फैलाना, लोगों को भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार के कम से कम हानियों से जागरूक करना और अगर उन्हें किसी भ्रष्टाचार का कंप्लेन करना है तो किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में उन्हें जागरूक करना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के पालन के लिए भी इस अधिनियम को लागू किया गया है। कई बार जैसे कि आपको दूसरे देशों से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो उनके कई बार कंडीशंस होते हैं कि आपके देश में ये समस्याएं हैं, आप अगर उन समस्याओं को दूर कर देंगे तो हम आपके देश को इतना पैसा डोनेट कर सकते हैं या इतना पैसा आपको कम ब्याज पे मिल सकता है, क्योंकि उन्हें भी पता है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या जो दूसरे देश हैं जो भारत को या किसी दूसरे मांग करने वाले देश को अगर कर्ज दे रहे हैं तो उन्हें पता है कि उस देश में उन पैसों का उपयोग किस तरीके से होगा। अगर कोई देश बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है
तो जाहिर है वो पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाएगा और जनता के लिए उन पैसों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए कम से कम जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनको लागू करने के लिए ही हमें इस प्रकार के कानून अपने देश में बनाने पड़ते हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसमें से लोक सेवक की परिभाषा पूछी गई है। तो परिभाषा किस में दिया गया होता है? धारा नंबर 2 में दिया गया होता है। और धारा 2 में लोक सेवक की परिभाषा क्या दी गई है? इसमें बताया गया है कि लोक सेवक से वह आशय है जब कोई व्यक्ति सरकार की सेवा में और उनके वेतन पर हैं, मतलब सरकार की सेवा में हैं और उनसे वेतन प्राप्त कर रहे हैं, या जो लोक कर्तव्य पालन के लिए सरकार से पारिश्रमिक लेता है। दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है तो उनसे वेतन लेता है, या कोई ऐसे पब्लिक ड्यूटी को फॉलो कर रहा है जिसके लिए वह सरकार से किसी भी रूप में, वेतन के रूप में या पारिश्रमिक के रूप में पैसा लेता है। अगला है जो लोक प्राधिकरण की सेवा में या उनके वेतन पर हैं। अगला है कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम द्वारा स्थापित निगम की सेवा में या वेतन में है, मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम की सेवा में है या वेतन पर है। कोई कॉरपोरेट ऑफिस है जिसको कि सरकारी अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है और वहाँ पे उनको सरकार से या उस निगम से वेतन प्राप्त होता है या किसी भी रूप में उनसे पैसा या पारिश्रमिक प्राप्त होता है। अगला है कोई न्यायाधीश, न्यायालय द्वारा निर्देशित मध्यस्थ व्यक्ति को भी हम लोक सेवक की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब कोई जज है या कोई मीडिएटर है जो मध्यस्थता करने वाला है, लीगली कानूनी रूप से अगर किसी को मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त किया गया है, उसे भी हम लोक सेवक की कैटेगरी में रखते हैं। अगला है निर्वाचन संचालन कराने वाला व्यक्ति, मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें भी लोक सेवक की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस परिभाषा के अंतर्गत हमको बहुत सारे पदों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति जो सरकार से पैसा ले रहा है पारिश्रमिक के रूप में, सैलरी के रूप में, उन्हें लोक सेवक की कैटेगरी में रखा जाएगा। बस ये एक चीज़ आप स्टेटमेंट को परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे धारा नंबर 3 से लेकर के 6 ये महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विशेष न्यायाधीश मतलब ऐसे न्यायाधीश जो केवल करप्शन से रिलेटेड मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे इन न्यायाधीशों के बारे में अर्हताएं पूछा गया है, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब धारा 3 से लेकर के 6 में जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, उसमें सबसे पहला ये है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो केंद्र स्तर पर अगर विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है तो केंद्र सरकार, और अगर राज्य स्तर पर हो रही है तो राज्य सरकार उनकी नियुक्ति करेंगे। दूसरी चीज़, इनकी अर्हता या योग्यता क्या होगी, शैक्षणिक या इनका जो एक्सपीरियंस बेस का जो अर्हता है वो क्या होना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई जज या कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह सेशन जज के रूप में या तो वर्तमान में काम कर रहा हो या तो काम कर चुका हो, रिटायर हो गया हो, या अपर सेशन के रूप में कार्यरत हो या काम कर चुका हो, या सहायक सेशन जज के रूप में कार्य कर रहा हो या कार्य करके रिटायर हो चुका हो। तो ये तीनों ही कंडीशन है, इनमें से कोई भी एक फॉलो करते हैं तो उस व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्या क्या देखा हमने, सेशन जज हो, अपर सेशन जज हो या सहायक सेशन जज हो, या तीनों ही कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति रह चुका है, सेशन जज रह चुका है, अपर सेशन जज रह चुका है या सहायक सेशन जज रह चुका है, अब वर्तमान में रिटायर हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को भी हम विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। अगला है धारा नंबर 7 से लेकर के 16। इन सभी धाराओं में अपराध और शास्तियों का वर्णन किया गया है। शास्ति मतलब दंड, कई बार बता चुका हूँ, शास्ति का मतलब होता है दंड। तो धारा 7 से लेकर के 16 इसमें विभिन्न भ्रष्टाचार संबंधी अपराध और उन अपराधों से संबंधित जो दंड हैं इनकी व्याख्या या वर्णन किया गया है। इनमें क्या क्या बातें निहित हैं इनको जरा देखते हैं। तो
धारा 7 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जो वैध पारिश्रमिक से भिन्न अगर कोई पैसा लेता है, उनको हम भ्रष्टाचार की कैटेगरी में रखेंगे। इसके लिए फिर 3 साल से लेकर के 7 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। फिर बताया गया है धारा नंबर 8 में कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट साधनों द्वारा पूरी प्रक्रिया पर असर डालने का प्रयास करता है, इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है किसी को, उसके लिए भी यही सेम चीज़ है, 3 साल से लेकर के 7 साल तक का कैद और वित्तीय जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पर्सनली किसी लोक सेवक पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है अपना फ़ायदा उठाने के लिए, तो उसे भी धारा 9 के अंतर्गत 3 से लेकर के 7 साल तक का जेल और जुर्माना हो सकता है। इसके बाद में धारा 10 में बताया गया है कि किसी भी प्रकार के दुष्प्रेरण के लिए, किसी भी प्रकार के अपराध के दुष्प्रेरण के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब आप किसी को जो भ्रष्टाचार संबंधी अपराध है उसे करने के लिए इंकरेज करते हैं, ठीक है, उनको उत्साहित करते हैं, तो वह भी धारा नंबर 10 के अंतर्गत भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे 6 माह से लेकर के 5 साल तक का कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दुष्प्रेरण के लिए धारा नंबर 10 में 6 माह से लेकर के 5 साल का कैद और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में धारा नंबर 11 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए कोई मूल्यवान चीज़ प्राप्त करता है किसी से, ठीक है, प्रतिफल के रूप में कोई मूल्यवान चीज़ प्राप्त करता है, ऐसी कंडीशन में भी इसे भ्रष्टाचार माना जाएगा और 6 माह से लेकर के 5 वर्ष का जेल तथा जुर्माना, वित्तीय जुर्माना भी हो सकता है। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे तो अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग तरीके से 3 से लेकर के कहीं पे 7 वर्ष है, कहीं पे 6 माह से लेकर के 5 वर्ष है। इसे संबंधित धाराओं के हिसाब से अगर आप कोर्ट में प्रूफ करेंगे तभी उनको इस हिसाब से सज़ा मिलेगा या फिर जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 से लेकर के धारा 16 के अंतर्गत बहुत सारे अपराध हैं। आपको हर एक अपराध में क्या डिटेल्स दिए गए हैं उन्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये याद रखेंगे कि अपराध के अंतर्गत मुख्य रूप से भ्रष्टाचार या अगर घूसखोरी से संबंधित अपराध है उसमें 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। और सिर्फ किसी व्यक्ति को अगर हम इंकरेज करते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए तो वहाँ पे 6 माह से लेकर के 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग धाराओं में अलग अलग समय काल के हिसाब से कारावास की व्यवस्था और जुर्माने की व्यवस्था है। इसके अलावा भी धारा नंबर 13, 14, 15, 16 में अलग अलग प्रकार के सजाओं की व्यवस्था है, जिसमें से कहीं पे 2 वर्ष, कहीं पे 4 वर्ष से लेकर के 5 साल या 10 साल तक का कारावास का भी व्यवस्था किया गया है, ठीक है। तो धारा नंबर 7 से 16 अपराध और शास्तियों के बारे में है। शास्तीय का मतलब होता है दंड, और दंड में 2 प्रकार के दंड हैं, एक तो कारावास और एक है जुर्माना, या फिर अगर जज चाहे तो दोनों के कॉम्बिनेशन में भी उनको शास्ति या दंड दे सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को कारावास प्लस जुर्माने का भी दंड दिया जा सकता है। अगला है धारा नंबर 17। धारा नंबर 17 क्या है? इसमें बताया गया है कि अपराध का मतलब भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध अगर है तो उसका अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो बताया गया है कि कम से कम उप पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर रैंक का कोई अधिकारी है वही भ्रष्टाचार संबंधी अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कौन? उप पुलिस अधिकारी, डीएसपी या उससे ऊपर रैंक का कोई अधिकारी है वही भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके बाद में है धारा 17 हो गया। धारा 19। धारा 19 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करना है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। किन व्यक्तियों पर अभियोजन के लिए? तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो केस सामान्य तरीके से चल सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो केंद्र सरकार के सरकारी सेवा में है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो इसके लिए
केंद्र सरकार से मंजूरी की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार की मंजूरी लेना पड़ेगा कि हम इस व्यक्ति को, जो कि केंद्रीय सेवा में है, केंद्र सरकार की सेवा में है, इस पर यह कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आपको सरकार की मंजूरी लेनी होगी। दूसरा है, कोई व्यक्ति अगर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है, ऐसे व्यक्ति पर भी केस चलाने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो मंजूरी लेने का प्रावधान था, इसमें कुछ संशोधन करते हुए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 पास किया गया और ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक के पद पर कार्यरत है, मतलब सरकारी कर्मचारी है, इन पे अगर भ्रष्टाचार का मामला चलाना है तो ऐसे मामलों में अगर वह व्यक्ति केंद्र सरकार की सेवा में है तो लोकपाल से अनुमति लेना पड़ेगा, और अगर वह व्यक्ति राज्य सरकार की सेवा में है तो लोकायुक्त से अनुमति लेना पड़ेगा। लोकपाल और लोकायुक्त ये दोनों कहाँ कहाँ नियुक्त होते हैं? तो लोकपाल जो है वो केंद्रीय स्तर पे भ्रष्टाचार के मामलों को देखता है और लोकायुक्त राज्य स्तर पे नियुक्त किए जाते हैं और राज्य स्तर से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हैं। ठीक है, तो एक है यहाँ पे लोकपाल और एक है लोकायुक्त। यह केंद्र स्तर पे है और ये राज्य स्तर पे होगा। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 2018 में संशोधित किया गया, इसमें यह कहा गया कि कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है तो उस पर केस चलाने के लिए लोकपाल से परमिशन लेना पड़ेगा, और कोई व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है तो उस पर अभियोजन चलाने के लिए लोकायुक्त से परमिशन लेना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार की सेवा में है तो केंद्र सरकार से परमिशन लेना होता था, अब लोकपाल से परमिशन लेना पड़ेगा। वहीं पे कोई व्यक्ति राज्य सरकार की सेवा में है तो पहले राज्य सरकार से परमिशन लिया जाता था, अब लोकायुक्त से परमिशन लिया जाएगा। यही चेंज हुआ है। इसके बाद में धारा नंबर 25 में यह बताया गया है कि यह अधिनियम सेना की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब सेना से संबंधित किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार संबंधी मामला इस अधिनियम के या इस कानून के दायरे में नहीं आता है। उनके लिए उनका एक डिफरेंट कोर्ट होगा। ठीक है, ये प्रमुख प्रावधान थे जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हमने देखे हैं। ठीक है, और इस अधिनियम के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जनरली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लोक सेवक का परिभाषा क्या है या भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है, या एक बार यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशेष न्यायाधीशों के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नोट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 में लोकपाल और लोकायुक्तों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया, जिसमें 7 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर शिकायत वहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर देता है, ठीक है, तो अगर मान लो उनको मजबूर किया गया है रिश्वत देने के लिए, तो ऐसे मामलों में वह व्यक्ति 7 दिन के भीतर और अधिकतम 15 दिन के भीतर कंप्लेन कर सकता है। यह चीज़ इसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 में ऐड किया गया था। अगर किसी व्यक्ति को पैसा देने के लिए या रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया है, ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति 7 से लेकर के 15 दिन के भीतर कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा रिश्वत देने वाले व्यक्ति को, यहाँ पे 2018 वाला जो अधिनियम है, इसमें क्या महत्वपूर्ण चेंज हुआ था, पहले केवल रिश्वत लेना अपराध की श्रेणी में था, अब रिश्वत देना भी अपराध की श्रेणी में लेकर के आया गया। रिश्वत देने वाले व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही इस 2018 के अधिनियम में एक और प्रावधान किया गया कि भ्रष्टाचार संबंधी मामले 2 वर्ष से लेकर के अधिकतम 4 वर्ष में निपटाने का प्रयास किया जाएगा। ये जो 2 वर्ष का समय था, इसके अलावा हर बार इसको 6-6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर मान लो कोई केस 2 साल में पूरा करने का टारगेट था, 2 साल में फैसला देने का टारगेट था, लेकिन
फैसला नहीं हो पाया है तो अब टारगेट रखा जाएगा कि अगले 6 महीने में यह फैसला दे दिया जाए। मान लो उस अगले 6 महीने में भी फैसला नहीं आ पाया है तो 6-6 महीने करके अगले और 2 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इस प्रकार 4 वर्ष में उस केस का फैसला दिया जाएगा। यह जो प्रावधान है कहाँ लागू किया गया है, कहाँ रखा गया है, इसको भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड किया गया है। इसके बाद में ईमानदार अधिकारियों के संरक्षण के लिए भी इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, लेकिन जाहिर है कि ये प्रावधान बहुत इफ़ेक्टिव नहीं रह जाते हैं, क्योंकि किसी भी सरकारी ऑफिस में ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की संख्या सामान्यतः बहुत कम होती है। जहाँ पे पब्लिक डीलिंग या लोगों से इंटरेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो, वहाँ पे भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा होती है और ऐसे ऑफिसेस में ईमानदार अधिकारियों की संख्या जनरली कम होगी और भ्रष्टाचार में संलिप्त या जो भ्रष्टाचार में अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं उनकी संख्या सामान्यतः ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी परीक्षा के दृष्टिकोण से इनको कंप्लीट किया है। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए कानून के साथ में वापस से अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।